हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाले पीसीएस एग्जामिनेशन 2021 का समान अध्ययन 2 जिसे हम सी सेट के नाम से भी जानते हैं, उसका सलूशन आपके लिए दिया जा रहा है। इसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक का फुल सॉल्यूशन दिया गया है, वो भी डिटेल में। ठीक है फ्रेंड, 2020 के सी सेट का पेपर आपके लिए सॉल्व किया जा चुका है, जिसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। पिछले सालों के GS1 पेपर का सलूशन भी आपके लिए दिया गया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आ रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जिजीविषा का अर्थ है। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जीने की इच्छा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि जीतने की इच्छा को हम क्या कहते हैं, जीतने की इच्छा को हम जिगीषा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जिगीषा। अब अगर आपसे ये पूछता कि किसी बात को जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा। और जो जानने के लिए उत्सुक रहता है उसको हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। तो ये सारे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी, पूर्वकालिक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में एब्सोल्यूट वर्ब भी कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? जब कोई सब्जेक्ट या कर्ता किसी एक काम को खत्म करके दूसरा काम स्टार्ट करता है, तो जो पहले वाली क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है फ्रेंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है पूर्वकालिक, जो पूर्व काल में की गई हो। ठीक है फ्रेंड, अब हम और भी क्रियाएं देख लेंगे जो कि एग्जाम में आगे पूछ सकता है। ऑप्शन ए क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्या होती है? वो क्रिया जो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। सकर्मक क्या होती है? जिसमें हमारा कर्म होता है, और अकर्मक क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता। इसका उदाहरण क्या होगा? प्रेरणार्थक का उदाहरण क्या होगा? अगर कोई मूल धातु हमारा उठना है तो प्रेरणार्थक धातु हमारा क्या हो जाएगा? उठाना या उठवाना। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह अगर मूल धातु हमारा खाना है तो प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? खिलाना या खिलवाना। पीनक क्या हो जाएगा? पिलाना या पिलवाना। इसी तरह देना का क्या होगा? दिलाना या दिलवाना। ये सब क्या होगा? प्रेरणार्थक। फिर ऑप्शन बी की बात करेंगे, द्विकर्मक क्रिया। ये क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, दो कर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है फ्रेंड, जैसे उदाहरण क्या होगा? टीचर ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। यहाँ पे छात्रों और हिंदी ये दोनों क्या है? ये दो कर्म है। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया। ये क्या होती है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से मिलकर बनती है, मीन्स दो वर्ग को हम ऐड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे रवि ने किताब पढ़ लिया, तो यहाँ पे पढ़ एक क्रिया है और दूसरा क्या? लिया। फिर दूसरा उदाहरण क्या है? वह खाने लगा। खाने एक क्रिया है और दूसरी क्रिया क्या है? लगा। तो यहाँ पे दो वर्ब है, इसलिए क्या होगा? संयुक्त क्रिया। तो ये सभी भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हो सकता है वह आया हो वाक्य है। ये कौन सा सेंटेंस है आपसे पूछ रहा है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी, संभाव वर्तमान। संभाव वर्तमान क्या होता है? जिसमें काम पूरा होने की संभावना होती है। ठीक है फ्रेंड, जैसे उदाहरण हमारा क्या हुआ? राम खाना खाया हो, वह काम किया हो। ये सब क्या होंगे? संभाव वर्तमान। और भी हम देख लेंगे कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले अनिश्चित वर्तमान। ये क्या होता है? इसमें कोई निश्चित नहीं होता कि काम पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान। ये क्या होता है? क्रिया का प्रेजेंट में होना संदिग्ध होता है, जैसे अस्पताल बंद होगा, बस आती होगी। ये सब क्या है? संदिग्ध वर्तमान। फिर ऑप्शन डी क्या है? अपूर्ण वर्तमान। ये क्या होता है? इसमें काम चल रहा होता है, जैसे वह खाना खा रहा है, श्याम पढ़ाई कर रहा है। ये सब क्या है? अपूर्ण वर्तमान, इसे कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आने के बाद चेंज हो गए, उनमें बदलाव हो गया, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तो ऑप्शन ए, ये गलत लिखा है। ये कैसे लिखा जाता है? ये नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी क्या है?
पकवान का पकवान, तो पकवान भी यहाँ गलत लिखा है। यहाँ पे पूरा का नहीं होता, यहाँ पे आधा का होता है संस्कृत भाषा का, तो ये भी गलत हो गया। सी क्या है, गीत का गीत, गीत भी यहाँ पे गलत लिखा है। गीत कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन डी बचा और शाय ओस, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5 से 9 के लिए अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 5 से 9 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। गद्यांश वाले क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है, सबसे पहले जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं उनको पढ़ लेना है, बाद में गद्यांश पढ़ना है, जिससे कि आपका समय बच सके। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हम सिर्फ इसका आंसर आपको दे रहे हैं। गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5, आत्म संयम का तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन। ठीक है फ्रेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सत्याच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, सा आ ता ता, फिर आ है, फिर चा है, या उ ता आ। ठीक है फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन है, आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है, तो उसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संसार के सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ है, तो उसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, सुख दे सकता है किंतु आनंद नहीं। गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन क्या है, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, मानवीय दुखों का मूल कारण। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका क्या है, अवसर का लाभ उठाना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है, अज का अर्थ नहीं है, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी, मोती। ठीक है फ्रेंड। अज का अर्थ क्या क्या है, ऑप्शन ए, जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सभी के अलावा चंद्रमा, सूर्य, भेड़, ये सब भी अज के अर्थ होते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। ये चारों ही शब्द क्या है, विदेशी भाषा के शब्द हैं। सबसे पहले गलीचा, गलीचा पुर्तगाली नहीं, ये कहाँ का, ये तुर्की का है। फिर ऑप्शन सी, अंग्रेज फ्रेंच, ये दोनों अलग अलग हैं, तो पहले गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी, पादरी, ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, ये कहाँ का, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सिर्फ ऑप्शन बी बचा, क्या, आमदनी, आमदनी ये फारसी भाषा का शब्द है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एकाधिक मीन्स एक से ज्यादा। अगर हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग दो शब्द से मिलकर बना है, पहला उप, दूसरा है सर्ग। उप का मतलब क्या होता है, समीप मीन्स क्लोज, और सर्ग का मतलब क्या होता है, क्वालिटी बढ़ाना मीन्स सृष्टि करना। तो ये शब्दों में जुड़ के उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, मीन्स क्वालिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम देखें तो व्याकरण में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, पहला है वी उपसर्ग और दूसरा क्या है, आ उपसर्ग। ठीक है फ्रेंड। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है, तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी, अवधी बोली में। अवधी बोली उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है, सबसे पहले लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर में। ठीक है फ्रेंड। फिर अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, कौरवी, ये बोली जाती है मेरठ, मुरादाबाद साइड में। ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद अगर हम ब्रज बोली की बात करेंगे तो ब्रज बोली कहाँ बोली जाती है, मथुरा, आगरा, मैनपुरी में। फिर बघेली बोली, ये कहाँ बोली जाती है, ये बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र। और भी महत्वपूर्ण है जैसे कि कन्नौजी, कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है, पीलीभीत, इटावा, कन्नौज में। फिर अगर हम बुंदेली की बात करें तो बुंदेली कहाँ बोली जाती है, झांसी, महोबा, जालौन में। फिर भोजपुरी, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, देवरिया, बलिया में। ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आजीवन में समास है, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद उपसर्ग या अवयव हो और दूसरा पद संज्ञा, उससे हम क्या कहते हैं, अव्ययी समास। ठीक है फ्रेंड।
तो आजीवन देखिए, पहला जो पद है वो क्या है, उपसर्ग, और दूसरा जीवन ये क्या है, संज्ञा, नाउन है। ठीक है फ्रेंड। और भी हम समास देख लेंगे कि वो क्या होते हैं। ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, वो समास जिसका दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण है पवन पुत्र, पवन पुत्र। यहाँ पे दो पद हैं, पहला पद है पवन और दूसरा क्या है, पुत्र। तो यहाँ पे पुत्र क्या है, वो महत्वपूर्ण है, इसलिए कौन समास होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहचानने का एक और तरीका, इसमें कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कौन कौन से यूज होते हैं, के, का, से के लिए ये सब कारक चिन्ह का यूज होता है। जैसे पवन पुत्र में ही देख लीजिए, इसमें अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, पवन का पुत्र। इसी तरह अगर आप दीनानाथ की बात करेंगे, मीन्स दीनों का नाथ, यहाँ पे बीच में कारक चिन्ह क्या आ रहा है, का, तो ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड। फिर दूसरा प्रकार कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है, इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, मुख होते हैं, और उन्हें हम डैश लाइन से ब्रेक ऐड करते हैं। जैसे सुख दुख, तो सुख और दुख ये दोनों ही पद हमारे महत्वपूर्ण है। फिर कर्मधारय समास वो समास होता है जिसमें दोनों शब्दों के बीच में उपमेय, उपमेय और उपमान या फिर विशेष या विशेषण का संबंध होता है। उपमेय क्या होता है, उपमेय वो होता है जिसकी क्वालिटी हम बताते हैं। उपमान क्या होता है, जिससे कंपेयर करके, तुलना करके हम क्वालिटी बताते हैं। जैसे चरण कमल, चरण कमल, यहाँ पे दो शब्द है, पहला है चरण और दूसरा है कमल। तो यहाँ पे हमारा कमल क्या हुआ, वो उपमान हुआ। उपमान क्या होता है, जिससे कंपेयर करते हैं, और चरण क्या हुआ, उपमेय है, जिसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं। इसी तरह महाराज, महाराज, यहाँ पे दो शब्द है, पहला है महा मतलब महान, और राज का मतलब राजा। तो यहाँ पे राजा क्या है, वो उपमेय है, जिसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं, और महा क्या है, उपमान है, जिससे कंपेयर करके हम क्वालिटी बता रहे हैं। अगर हम विशेष और विशेषण की बात करें तो जो महान होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा, क्वालिटी, और विशेष जिसकी क्वालिटी हम बताते हैं, राजा, वो विशेष होता है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ। ये हमारा अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे अगर अनुवाद का बाद में यूज हो रहा है, जबकि पहले होना चाहिए। जैसे हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का अनुवाद नागरी भाषा में हुआ, तो अनुवाद यहाँ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। फिर ऑप्शन बी क्या है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। यहाँ पे सत्यवादी नहीं, यहाँ पे समान होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी रॉन्ग है हमारा। इसी क्या है, पद के चौथे भाग को चरण कहते, पद नहीं गद्य के चौथे भाग को चरण कहते, तो ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। सिर्फ ऑप्शन डी ही बचा, तो ये हमारा सही उत्तर होगा, जो कि सही भी है। ऑप्शन डी क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, हमारा शुद्ध है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम है, तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारणी 1 से सारणी 2 का सही मिलान कीजिए तथा पूर्व से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सारणी 1 है, सारणी 2 है। अल्पविराम, कोष्टक, संक्षेप सूचक, योजक। अल्पविराम क्या होता है, कॉमा, तो ए का 3, कोष्टक ब्रैकेट, बी का 4, संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक का एक और नाम है लाघव। अक्सर एग्जाम में लाघव चिन्ह करके पूछता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या होता है, तो सी का हमारा 2 से मैच हो गया। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो ये क्या होता है, संक्षेप सूचक। फिर योजक क्या होता है, हाइफन, डी का 1। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड। और भी हम देख लेंगे, जैसे हंस पद, हंस पद ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। हंस पद क्या होता है, उल्टा वी होता है। इसका यूज कहाँ होता है, जब वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो उसको दिखाने के लिए हम ये साइन का यूज करते हैं। फिर होता है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह। फिर है विस्मय बोधक चिन्ह, ये कैसा होता है, ऐसा। फिर नेक्स्ट है विवरण चिन्ह, ये कैसा होता है, ऐसा, विवरण चिन्ह। ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी साइन भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए क्या है, कवयित्री। कवयित्री कैसे लिखा जाता है, कवयित्री। ठीक है फ्रेंड। तो इसका मतलब ये हमारा सही से नहीं लिखा तो गलत है। फिर
सी क्या है? चिन्ह। चिन्ह कैसे लिखते हैं? चिन्ह हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड, ऐसे। ये भी हमारा गलत है। ई क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या हम कैसे लिखते हैं? ईर्ष्या ऐसे, इसमें या होता है, इसमें या नहीं है तो डी भी हमारा गलत। तो सिर्फ ऑप्शन बी ही बचा, घने, जो कि सही भी है। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम स्वार्थ को हम ब्रेक करें तो कैसा होगा? स्वा प्लस अर्थ। तो यहाँ पे अगर आप स्वर को देखें तो यहाँ पे स्वर आ है, यहाँ पे स्वर आ है। तो ये दोनों जब मिलके दीर्घ स्वर बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं, तो वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। जैसे और भी है, अगर छोटी ई और छोटी ई मिलके ई बनाए तो वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। इसी तरह छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाए? बड़ा ऊ, तो वो भी क्या होगी? दीर्घ संधि, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। फ्रेंड्स, ये और भी प्रकार की संधि और नियम है, आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? गमन शब्द का अपोजिट, विपरीत क्या होगा? आगमन, ठीक है फ्रेंड, आगमन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग का यूज हुआ है? आ का, ठीक है फ्रेंड। तो ये कहाँ दिया? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन बी, विभूत, ठीक है फ्रेंड। विभूत के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि अमर, वसु, आदित्य, अमर्त्य, निर्जर, लेख, अजर, सुर, त्रिदर्श, गिरवाण, ये सब भी देवता के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द कोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? अगर हम छा की बात करें तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? स्वर या व्यंजन से मिलके बनते हैं। इसमें स्वर क्या है? का है, और व्यंजन क्या है? श्या। इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, शा को ऊष्म व्यंजन। तो शा कब आएगा? का के बाद, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, का। यहाँ से आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपका सेंटेंस क्या है? नो सूनर डिड शी अराइव, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, दे स्टार्टेड लाफिंग। नो सूनर का यूज कब होता है? जब एक इवेंट खत्म होने के बाद दूसरा इवेंट तुरंत स्टार्ट होता है, तब हम नो सूनर का यूज करते हैं। इसका नियम क्या है सेंटेंस बनाने का? नो सूनर डिड के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या होता है? देन का यूज होता है, THAN। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देन। फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार्टेड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? लॉक ऑफ दैट हाउस। ये कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है? सबसे पहले लेट का यूज होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, फिर प्लस बी का यूज होता है, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है फ्रेंड। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सबसे पहले लेट है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? दैट हाउस, फिर बी का यूज हो रहा है, फिर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज पुट अप विथ। अगर हम पुट अप विथ की बात करेंगे तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना होता है। बोले तो हम अगर कोई चीज टॉलरेट कर रहे हैं जो कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पुट अप विथ। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉलरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज रॉन्गली स्पेल्ड। ऑप्शन ए क्या? एम्बिशन, ये सही लिखा गया है। ऑप्शन बी क्या? इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? कलेक्शन, ये भी सही है। लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये कैसे लिखा जाता है? TRANSMISSION, ठीक है फ्रेंड। तो ये ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी रॉन्गली स्पेल्ड है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है,
इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28 to 31. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो. पैराग्राफ में भी सेम वही रूल लगेगा जो आपका गद्यांश में लग रहा था. सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद पैराग्राफ को रीड करना है. ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपको सिर्फ आंसर मिलेगा, पैराग्राफ आप रीड कर लीजिएगा. पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन क्या है? बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर, तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, द बायर एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन. फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डिलाइट डज अ गुड बुक प्रोवाइड, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, इट ओपन्स द विंडो टू द यूनिवर्स. ठीक है फ्रेंड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये क्या है? ये हमारा है हाउ कैन वी कमांड द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, बाय परचेसिंग अ वॉल्यूम प्राइसिंग $2 ओनली. ठीक है फ्रेंड. फिर अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड वर्ड मास्टर स्पिरिट इन द पैसेज मीन, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन डी, द कंट्रोलिंग स्पिरिट. ठीक है फ्रेंड. फिर पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस. द डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, तो इसका अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन डी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे. अगला क्वेश्चन है प्रतिपुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है. यह प्रकार है फीडबैक is used to effectively manage behavior and improve performance. It is a form of feedback का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स देना या प्रतिक्रिया देना. तो रिस्पॉन्स कब होगा? जब बातचीत या कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होगा. जब कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता, दो डिफरेंट पर्सन के बीच में होता, उससे हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा. इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण. ठीक है फ्रेंड. अगला क्वेश्चन है दो समांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम विजेता टीम जीतने वाली थी. यह एक उदाहरण है. आफ्टर वॉचिंग अ फुटबॉल मैच बिटवीन टू पैरेलल टीम्स, पर्सन इंस्टेंस दैट ही beforehand knew that the particular winner team was going to win. This is an example of, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, पार्श्व दृष्टि अभिनीति, जिसे हम हिंडसाइट बायस भी कहते हैं. बायस का मतलब जनरली क्या होता है? गलत होता है, फॉल्स होता है. ठीक है फ्रेंड. फिर अगर हम ग्रुप थिंक की बात करेंगे, समूह सोच, तो ये क्या होता है? इसमें किसी इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव ना हो के एक ग्रुप का होता है. ग्रुप किसी भी मैटर या प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. ठीक है फ्रेंड. अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है. वह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो एक पर्सन है, ये दूसरे पर्सन को बताते हुए कह रहा है एक महिला से. ठीक है फ्रेंड. एक महिला से कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इसकी माँ जो है मदर, वो तुम्हारे पिता की, मतलब इसके पिता की, इसके फादर की इकलौती पुत्री है. तो अगर हम देखें तो ये मदर क्या होंगी? यही महिला होंगी. ठीक है फ्रेंड. तो अगर ये महिला होंगी तो ये पर्सन इससे कैसे रिलेट होगा? ये इसका सन होगा. ठीक है फ्रेंड. तो वो व्यक्ति इस महिला से कैसे रिलेट होगा? उसका बेटा होगा और ये उसकी क्या होगी? मदर होगी. ठीक है फ्रेंड. तो उसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, माता. अगला क्वेश्चन है वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है कहलाता है कम्युनिकेशन दैट सेव्स टाइम्स एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड. तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, पार्श्विक संप्रेषण, जिसे हम लैटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं. लैटरल कम्युनिकेशन किसी भी कंपनी, ग्रुप और कम्युनिटी के सेम लेवल के बीच में, आप याद रखिएगा, सेम लेवल के बीच में होता है, इसलिए यहाँ पे टाइम बचता है. ठीक है फ्रेंड. अगर हम ऊर्ध्वगामी संप्रेषण की बात करें, अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है? लोअर लेवल से हायर लेवल. ठीक है फ्रेंड. तो लोअर लेवल में क्या होगा? सबसे पहले वर्कर होगा,
फिर उसके बाद सुपरवाइजर, फिर मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर। अगर इसी का रिवर्स करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते कल के पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, व्हाट डे विल बी ऑन द डे आफ्टर टुमारो? तो इसके लिए आप पहले प्रेजेंट में बैठ जाइए। प्रेजेंट के बाद क्या होगा, फ्यूचर, तो मीन्स टुमारो। और प्रेजेंट के पहले क्या होगा, पास्ट टेंस मीन यस्टरडे। यस्टरडे के पहले क्या होगा, डे, डे बिफोर यस्टरडे। और टुमारो के बाद क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो। तो आपसे क्या कह रहा है कि बीते कल के पहले का दिन, बीते कल के पहले का दिन क्या था, सैटरडे। भाव पता चल गया। अब डायरेक्ट लिखना है, यहाँ संडे हो जाएगा, यहाँ मंडे हो जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा, यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, थर्सडे मीन्स गुरुवार। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, गुरुवार। अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभावनाओं को आमतौर पर कहा जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्सनल प्रोबेबिलिटीज आर कॉमनली रिफर्ड एज। उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, आत्मनिष्ठ संभावना, जिसे हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं। अब ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज होती क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बाय एनीवन ओपिनियन, किसी भी पर्सनल के ओपिनियन कारण जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी या आत्मनिष्ठ संभावना। ठीक है फ्रेंड। अब अगर हम सामाजिक संभावना की बात करेंगे, जिसे हम सोशल प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं, ये क्या होता है, ये इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें ओपिनियन एक से ज्यादा लोगों से आता है, मीन्स एक ग्रुप से आता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सामाजिक संभावना या सोशल प्रोबेबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बहुपद px को x-1 और x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 एवं 7 बचता है। क्या शेषफल बचेगा जब px को x-1 इंटू x-2 से विभाजित किया जाएगा? अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो ये क्या होती है, ये होती है भाज्य इक्वल टू क्या होता है, ये होता है भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल। ठीक है फ्रेंड, शेषफल। तो पहले केस में px को किससे डिवाइड कर रहा है, x-1 से, फिर दोबारा x-2 से, और शेषफल कितना बचता है, 5 और 7। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भाज्य क्या है, px, तो px इक्वल टू क्या होगा, ये होगा x-1, ये क्या है, भाजक, और भागफल मान लीजिए कोई और, इसको मान लीजिए qx। ठीक है फ्रेंड, प्लस 5। इसी तरह सेकंड केस में क्या होगा, इक्वल टू x-2 है। ठीक है फ्रेंड, x-2, इसको भी आप कुछ और मान लीजिए, kx मान लीजिए, प्लस 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। तो ये वैल्यूज आपको पुट करना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा। इसको लिख लेते हैं, p1 पे वैल्यू कितनी है, p1 पे आपकी वैल्यू है यहाँ पे 5 और p2 पर वैल्यू कितनी है, 7। अब सेकंड केस में क्या कहता है, जब x को x-1 इंटू, इसको इंटू करने पे, गुणा करने पे, जब इसको भाग करेंगे तो आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम फिर से कर लेंगे, इक्वल टू क्या होगा, अब ये दोनों आ गए भाजक। ठीक है फ्रेंड, x-2, इसको कुछ और मान लेंगे हम, इसको gx मान लेंगे। तो इसका जो शेषफल बचेगा वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा ax प्लस b की फॉर्म में। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा कि ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी, और यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस बी, क्योंकि ये वाला आपको पता है
तो इसके इक्वल आप क्या रख लीजिए 5 रख लीजिए और इसके इक्वल क्या रख लीजिए ये वाली वैल्यू 7। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहाँ से ए बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो क्योंकि रिमाइंडर इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 2 है तो 2x प्लस 3, ये हमारा क्या बचेगा शेषफल रिमाइंडर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ दिया है, ये आपको ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल इन माइंडफुल लिसनिंग। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी द्विक दृष्टिकोण, जिसे हम व्यू पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन प्री जजमेंट, मैसेज ओवरलोड और मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या है, ये माइंडफुल लिसनिंग के ऑब्स्टेकल होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 9 दोनों एच और आई पढ़ते हैं, 11 दोनों एच और टी पढ़ते हैं, 8 दोनों टी और आई पढ़ते हैं तथा 3 सभी तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, व्यक्तियों की संख्या जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं उसका नंबर आपसे पूछ रहा है। तो वेन डायग्राम से हम सॉल्व करेंगे। ये न्यूज़पेपर एच हो गया, ये न्यूज़पेपर टी हो गया और ये न्यूज़पेपर आई हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये वाला आपका एच है, ये वाला टी है और ये वाला आई है। तो ये जो बीच का होगा इसमें वो पर्सन होंगे जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो कितने हैं आपके, ये आपके 3 है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको दिया है 3 हो गया। अब जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला, इसमें कौन होंगे, इसमें एच और आई होंगे। तो एच और आई देखिए 9 है टोटल, तो यहाँ पे आपको 9 लाना है, 3 पहले से हो गया। तो ये वाले पोर्शन में कितना होगा, इसमें होगा आपका, इसमें आपका होगा 6, तभी 6 3 9 हो जाएगा। फिर आप अगर एच और टी को देखें, एच और टी का क्या है 11 है, 3 पहले से ही है, तो इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 8, तभी 8 3 11 होगा। तो इसके बाद टी और आई देखेंगे, टी और आई, टी आई कितने हैं, टी आई हमारे हैं 8 है। ठीक है फ्रेंड, तो 3 पहले से ही है, 5 और जोड़ेंगे तब 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे डिजिट आप देख लीजिए, 8 है, 6 है और 5 है, बीच में 3 है। अब ये पूरा गोला टोटल कितने हैं 25 है। ठीक है फ्रेंड, इसको 25 है और यहाँ पे 8 5 और 6, इसको आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह टी वाले में कितने हैं, टी वाले में 26 है, 26 में से 3 5 और 8 को माइनस कर देना है तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसी तरह आई वाले में कितने हैं, आई वाले में 26 है, तो 26 में से 6 5 और 3 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें आपका आ जाएगा 12। ठीक है फ्रेंड, तो ये पर्सन सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, जो कि अलग है। ठीक है फ्रेंड, कितने हैं 8 10 और 12। ठीक है फ्रेंड, 8 8 10 12, ये कितने टोटल हो गए, टोटल हो गया हमारा 30। तो 30 पर्सन ऐसे हैं, 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये आपको किसने दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है। If a person attempt to solve a problem on the basis of his past experience, it is called, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी मानसिक विन्यास, जिसे हम मेंटल सेट भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर अगर हम ऑप्शन ए की बात करें प्रकार्यात्मक स्थिरता, जिसे हम फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं, ये क्या होता है, ये किसी काम को करने का सिर्फ एक तरीके को, ठीक है फ्रेंड, वर्किंग ओनली अ पर्टिकुलर वे, उसे हम फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं। फिर अगर हम ऑप्शन सी की बात करें ट्रांसफर इफेक्ट, ये क्या होता है, किसी एक सिनेरियो में स्किल सीख के दूसरे सिनेरियो में डिफरेंट गोल अचीव करने की टेंडेंसी को हम ट्रांसफर इफेक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद कंफर्मेशन बायस, ये क्या होता है, ये
बिलीफ के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेशन करने का मेथड होता है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है प्रेक्षणों के समूह x1 x2 एंड सो ऑन कहां तक xn तक का 50 से लिए गए विचलनों का योग -10 है और 46 से लिए गए विचलनों का योग 70 है, तब प्रेक्षणों की संख्या है। दिस सम ऑफ डेविएशंस of a set of observation x1 x2 and so on कहां तक xn तक measured from 50 is -10 and the sum of deviations from 46 is 70, then the number of observations is, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ डेविएशन आपको कितना दिया है, पहले केस में -10 और ये 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x1 -50 प्लस x2 -50 प्लस एंड सो ऑन कहां तक xn -50, ये इक्वल टू किसके होगा, -10 के। ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन कहां तक xn तक प्लस यहाँ पे होगा xn तक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू -10 प्लस 50n। ठीक है फ्रेंड, 50n, क्योंकि सब में 50 है तो 50 कॉमन ले लेंगे और कहां तक है, n तक। इसी तरह दूसरे केस में हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 46 डेविएशन है, उसका योग कितना है, 70, तो इस तरह इसको भी हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 एंड सो ऑन कहां तक प्लस xn तक इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 70 प्लस 46 n। ठीक है फ्रेंड। तो ये दोनों वैल्यू दोनों में सेम है, तो ये दोनों इक्वल कर लेंगे आप, ये दोनों इक्वल करेंगे, देखिए इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा -10 प्लस 5n इक्वल टू क्या होगा हमारा 70 प्लस 46n। तो यहाँ से अब n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 20। ठीक है फ्रेंड। अगर आपसे सम की वैल्यू पूछता तो सम की वैल्यू क्या थी, x1 से कहां तक x2 प्लस कहां तक xn तक। तो पहले केस में इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू आपकी थी -10 प्लस 50n। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, n की वैल्यू यहाँ 20 पुट करेंगे, तो इसका सम आपको क्या आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा 990। ठीक है फ्रेंड। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे आपको 20 आ गया, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। सम निकालने के लिए आप n की वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर इसका मीन आपसे पूछता क्वेश्चन में, तो मीन कैसे निकालते, टोटल सम 990 है, टोटल ऑब्जर्वेशन 20 है, तो मीन मतलब 990 अपॉन में 20, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 49.5। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में या तो आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेगा, या तो सम पूछेगा, या तो मीन पूछेगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी आप अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना कहलाता है। पर्पसली मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए निस्यंदन, जिसे हम फिल्टरिंग भी कहते हैं। फिल्टरिंग में क्या होता है, किसी बात को जानबूझकर गलत तरीके से बताया जाता है। वो कहते नहीं है कि बात को नमक मिर्च लगा के बताना, उसी को हम क्या कहते हैं, फिल्टरिंग। फिर अगर हम ऑप्शन बी की बात करेंगे, दृढ़ता परखता, जिसे हम असर्टिवनेस भी कहते हैं, ये क्या होता है, ये होता है किसी बात के लिए स्टैंड लेना या अपने या दूसरों के हक के लिए खड़ा रहना। ठीक है फ्रेंड। फिर सी क्या है, विचलन, जिसे हम डेविएंस भी कहते हैं, ये क्या होता है, ये सोशल नॉर्म्स के अपोजिट काम करना। ठीक है फ्रेंड। जो हमारे समाज के लिए जो काम बताए गए हैं उसके विरुद्ध कोई काम करना, जैसे क्राइम क्या है, हमारे सोसाइटी के खिलाफ होता है, गलत काम होता है, तो ये सब काम करने को हम क्या कहते हैं, विचलन, जिसे हम डेविएंस कहते हैं। फिर ऑप्शन डी क्या है, अमूर्तता, ये क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ जो काम हो उसी पे फोकस करना। ठीक है फ्रेंड। उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको सिर्फ गाड़ी चलाने पे ही ध्यान देना चाहिए, ना कि मोबाइल में बात करना चाहिए या जो बगल वाली सीट पे बैठा उससे बात करना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त हमको ब्रेक पे ध्यान देना चाहिए, स्टीयरिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्लच पे ध्यान देना चाहिए। ये सब बातें किसमें सिखाई जाती हैं, एब्स्ट्रैक्शन में। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। चूज द पेयर इन विच वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड।
अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे अपराध, अपराध कोई करता है उसे क्या मिलता है? दंड। फिर ऑप्शन सी उद्यम, इंटरप्राइज का अगर कोई बनाता है तो उसको क्या मिलती है? सफलता, सक्सेस मिलती है। तो ये। फिर ऑप्शन डी क्या? व्यायाम, व्यायाम करने से क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्थी रहती है, मीन्स हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये सब क्या है? आफ्टर इफेक्ट, इसको करने के बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताया गया है, सिर्फ ऑप्शन बी को छोड़ के। तो ऑप्शन बी क्या है? वो अलग है सबसे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी। अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? सेवरल पॉसिबल ऑप्शंस में कौन बेस्ट मेथड है उसको पता लगाने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग। मीन्स बहुत सारे तरीकों में कौन सबसे अच्छा तरीका है उसको पता लगाने का जो मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पास बेस्ट चॉइस क्या है उसी को पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिसीजन मेकिंग। तो हमारा उस हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, टू मेक दी बेस्ट चॉइस, मीन्स ऑप्शन बी, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। डिसीजन मेकिंग के 4 टाइप होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले डायरेक्टिव, दूसरा है एनालिटिकल, तीसरा है कॉन्सेप्चुअल और चौथा क्या? बिहेवियरल। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में ए उस कार्य को पूरा कर सकता है यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त करता है? ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द वर्क इफ ही असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे? तो टोटल वर्क कितना है? पूरा काम अगर हम बात करें टोटल वर्क ये 1 है। ठीक है फ्रेंड, और ए की बात करें तो ए एक दिन में कितना काम करता है? ए की बात करें तो एक दिन में ये काम करता है 1/20। तो इस तरह बी एक दिन में कितना काम करता है? 1/30। और सी एक दिन में कितना काम करता है? 1/60। ठीक है फ्रेंड, तो हर तीसरे दिन ए को किसकी मदद लेनी है? बी और सी की। तो सबसे पहले ए का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? सिंपली है 3/20। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि तीसरे दिन बी और सी भी आ रहे हैं तो बी और सी का एक दिन का काम हम ले लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/20। ठीक है फ्रेंड, तो तीसरे दिन इसको और इसको आप जोड़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि तीसरे दिन इतना काम कंप्लीट हो रहा है तो 3/20 प्लस 1/20, ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो हर तीसरे दिन 1/5 काम हो रहा है और टोटल काम कितना है? 1। तो 1 बनाने के लिए आपको 1/5 वैल्यू कितनी बार जोड़नी पड़ेगी? 5 बार, तभी आपका 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 और लास्ट बार 1/5। तो 5 बार जोड़ेंगे तब आपकी वैल्यू 1 आएगी, मीन्स टोटल काम हो गया। तो 1/5 काम कितने दिन में हो रहा? 3 दिन में। तो यहाँ पे 3 दिन, 3 3 3 3 मतलब 3 × 5 कितना हो रहा है? 15, 15 दिन में। ठीक है फ्रेंड, तो 15 दिन में अगर इस तरह से काम करे कि ए 3 दिन काम करे और तीसरे दिन बी और सी की हेल्प ले तो आपका काम कितने दिन में पूरा होगा? 15 दिनों में। ये आपको कहाँ दिया? ये आपको दिया है ऑप्शन बी में। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है? Which one of the following is not a way of thinking in order to solve problem? उसका सही आंसर नंबर ऑप्शन डी, एनाग्राम्स। एनाग्राम होता क्या है? एनाग्राम्स वर्ड्स या फिर फ्रेज को रीअरेंज करके लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? एनाग्राम। जैसे कोई वर्ड हम लेते हैं केयर, तो इसके लेटर को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो इससे हम रेज भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ, तो हेल्थ के लेटर को हम रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं? अर्थ। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनाग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त करिए।
डिक्शनरी में वर्ड कैसे होते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्यू सब में है तो क्यू के बाद आपको देखना कौन सा अल्फाबेट सबसे पहले आ रहा है। ए आ रहा है तो यहाँ पे क्वार्टर और क्वालिटी के बीच में कोई होगा जो पहले नंबर पे होगा। फिर यहाँ पे क्यू यू ए, यहाँ पे क्यू यू ए है, फिर यहाँ पे एल है और यहाँ पे आर है, तो क्वालिटी यहाँ पे सबसे पहले हो गया। ठीक है फ्रेंड, क्वालिटी सबसे पहले हो गया, उसके बाद क्वार्टर होगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्यू यू तीनों में है और यहाँ पे ई है, ई भी तीनों में है, फिर उसके बाद ए है। ठीक है फ्रेंड, तो ए पहले है तो यहाँ पे क्यू इजी ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं। पारस्परिक लेन देन के रूप में सम प्रेशर मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज म्यूचुअल ट्रांजेक्शन मॉडल, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इज, तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, सहकालिक अंतःक्रियात्मक, जिसे हम साइमल्टेनियसली इंटरैक्टिव भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर हम कम्युनिकेशन एज म्यूचुअल ट्रांजेक्शन मॉडल की बात करें तो इसमें सिर्फ बातचीत नहीं होती बल्कि सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप भी बनाया जाता है, जैसे डॉक्टर और नर्सेज जब भी आप जाते हैं तो ये बड़े अच्छे से बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ना सिर्फ आपसे बात करते हैं बल्कि आपकी फीलिंग के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है फ्रेंड, इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल कंटिन्यूअसली एंड साइमल्टेनियसली, जो आपको इसमें भी दिया है। दूसरा क्या है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के इवेंट के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है फ्रेंड आपसे। फिर तीसरा प्रिंसिपल क्या है, बातचीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रभावी होगा यदि वह कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज, तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, तत्काल प्राप्त किया जाए, रिसीव इमीडिएटली। ठीक है फ्रेंड, जो कि सही भी है। अगर बातचीत करते टाइम आपका मैसेज तुरंत रिसीव हो रहा है तभी आप तुरंत रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जो कि इफेक्टिव भी होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ प्लस तथा भाग का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही है। तो इसको आप सॉल्व करें तो आपका ऑप्शन ए सही आएगा। ठीक है फ्रेंड, ये साइन आप चेंज कर लेंगे, प्लस की जगह आप क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, माइनस की जगह आप क्या लिखेंगे डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन की जगह आप क्या लिखेंगे समेशन, और डिवीजन की जगह आप क्या पुट करेंगे सब्सट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो ये साइन अगर आप ऑप्शन ए में पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 26। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, ये आपको दिया है और आपसे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही शब्द है, तो इस तरह क्वेश्चन में जो संबंध इन दोनों के बीच में होता है वही संबंध इन दोनों के बीच में होगा। तो इन दोनों को हम देखेंगे तो यहाँ पे f के बाद क्या आ रहा है c मीन्स -3, फिर i के बाद क्या आ रहा है l +3, फिर s के बाद क्या आ रहा है, s के बाद आ रहा है p, तो फिर -3, फिर h के बाद क्या आ रहा है k +3। तो संबंध कैसा हुआ, सबसे पहले -3 होगा फिर +3, तो n अगर n-3 करें तो n-3 हमारा क्या आ जाएगा k, फिर o +3 करें तो ये आ जाएगा r, फिर उसके बाद p-3 करें तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी s है ना, तो s-3 करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका p, फिर e+3 करें तो ये आपको क्या आ जाएगा h, तो आपका kr आपको क्या है KRPH, ये सही आंसर है। तो ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन डी में। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न सारणी 1000 कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन के वितरण को रुपए में प्रदर्शित करती है। यहाँ साप्ताहिक वेतन है, यहाँ कर्मचारियों की संख्या टोटल कितने हैं 1000, तो यहाँ साप्ताहिक वेतन रुपए में है 50 से कम, और सबसे लास्ट में क्या 201 और अधिक। कर्मचारियों की संख्या कितनी है 40 120, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ₹125 से कम तथा ₹125 तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत है। तो आपको क्या बताना है 125 तक कितने वर्कर हैं। ठीक है फ्रेंड, जो 125 तक सैलरी पाते हैं, तो आपका यहाँ तक हुआ। ठीक फ्रेंड, इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 660, और टोटल कितने हैं 1000, तो परसेंटेज आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 66
प्रतिशत। ठीक है फ्रेंड, ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाएगी। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अमाउंट कितना है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और एन की वैल्यू आपको 2 दी गई है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से देखें तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P 1 + R/100 की पावर n। तो अमाउंट कितना है 1348.32 इक्वल टू क्या होगा 1200 1 + R/100 की पावर क्या होगी n। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे अपॉन में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 + R/100 इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1348.32 अपॉन में 1200। तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू क्या आपकी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1.0599। तो 1 प्लस है R/100, तो 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो R/100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R/100 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.05, जिसे हम 0.06 भी लिख सकते हैं। तो ये 100 से गुणा होगा तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 6%। तो ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है, कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, उसको हम क्या कहते हैं लैटरल कम्युनिकेशन। पार्श्विक संप्रेषण जिसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसमें कम्युनिकेशन सेम लेवल के लोगों के बीच में होता है, जैसे वर्कर वर्कर, मैनेजर मैनेजर, सुपरवाइजर सुपरवाइजर, इन सेम लेवल के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड, फिर अगर हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इसमें टॉप लेवल से कम्युनिकेशन स्टार्ट होके लो लेवल तक होता है। टॉप में क्या होगा जनरल मैनेजर, फिर उससे नीचे क्या होगा मैनेजर, उसके नीचे क्या होगा सुपरवाइजर, उसके नीचे क्या होगा वर्कर। अपवर्ड कम्युनिकेशन इसका उल्टा है, सबसे नीचे क्या होता है वर्कर, फिर सुपरवाइजर, फिर मैनेजर, फिर लास्ट में क्या होता है जनरल मैनेजर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखा चित्रों में त्रिभुजों की गणना कीजिए तथा सही उत्तर प्राप्त कीजिए। काउंट द ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। तो ये आपको ट्रायंगल दिया है, तो सबसे पहले आप छोटे से शुरुआत करेंगे इससे। ठीक है फ्रेंड, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 3, इस तरह इसमें भी 3, इसी तरह इसमें भी 3, तो कितने हो गए 9 हो गए। उसके बाद बड़े की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये वाले की, ये फिर ये 2 हो गया, फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया और ये हो गया, ये भी 2। फिर उसके बाद कौन सा लेंगे आप ट्रायंगल, आप लेंगे ये वाला ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड, ये वाला, तो इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी 2 हो गया, तो टोटल अब कितने हो गए आपके 15 हो गए। और लास्ट में आपको क्या लेना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला बड़ा वाला, तो ये कितना हो गया 16 त्रिभुज होंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो बल्कि उनमें 4 का अंक भी हो। 2 घंटे का पेपर होता है, टाइम बहुत होता है, तो इसे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले 1 से 100 तक हम वो नंबर लिखेंगे जिसमें 4 हो और 4 से विभाजित हो। सबसे पहले 4 ये विभाजित है, फिर 14 ये विभाजित नहीं है, फिर 24 ये है, उसके बाद 34 नहीं है, 44 है, फिर उसके बाद क्या है 40, सॉरी इसके पहले 40 भी आएगा ना, तो 40 भी है। ठीक है फ्रेंड, फिर अगली क्या है, अगली है 48, ये भी है। फिर अगर हम बात करेंगे 54 नहीं है, फिर उसके बाद 64 है, 74 नहीं है, 84 है। ठीक है फ्रेंड, 94 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं, तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गया। तो ये आपको ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है।
Which one of the following is a version of divide and conquer strategy in problem solving? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, साधन साध विश्लेषण, जिसे हम मीन्स एंड एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को दो या दो से ज्यादा सब प्रॉब्लम में बांट दिया जाता है, जिससे उसको सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है फ्रेंड, मीन्स बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लमों में क्या कर दिया जाता है, ब्रेक करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। व्यास ए बी वाला वृत्त ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करता है और वृत्त की डी पर स्पर्श रेखा बी सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, तब ई सी बराबर है। ABC is a triangle in which AB equal to 3 centimeter, BC equal to 4 centimeter and angle B equal to 90 degree. This circle with diameter AB intersects AC at D and tangent to the circle at D intersects BC at E. Then EC equal to, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको दो तीन थ्योरम का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले आप AB ड्रॉ करेंगे कितना 3 सेंटीमीटर, फिर BC कितना है ये 4 सेंटीमीटर, थोड़ा ज़्यादा होगा तो इसको मिला देंगे, आप ट्रायंगल बना देंगे ए बी सी। फिर आपसे कह रहा है ए बी डायमीटर है कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो डायमीटर को लेके आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो सर्किल आपका कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये वैल्यू कितनी है 4 है, ये वैल्यू आपकी 3 है, तो ये वाला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, ये पॉइंट है डी। और फिर आपसे कह रहा है अगर डी पॉइंट से आप सर्किल पे टेंजेंट लाइन खींचें तो वो BC को E पर इंटरसेक्ट करता है। अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो टेंजेंट लाइन ऐसे आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाला पॉइंट होगा E। ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसको हम मिलाएंगे इससे, तो ये वाला 90 डिग्री, क्योंकि आधे सर्किल पे बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, अब ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन सर्किल की थ्योरम वो क्या होती है, अगर ये है और ये है, यहाँ पे P मान लीजिए, यहाँ पे A और B, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होती है इक्वल होती है। उसी तरह फिगर यहाँ बना हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेंगे यहाँ से क्या है, BE इक्वल टू क्या होगा DE। BE कहाँ है ये वाली डिस्टेंस और DE कहाँ है ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ये वाली। फिर आप ध्यान से देखिए, ये वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, अगर हम एंगल B प्लस एंगल C की बात करेंगे तो प्लस 90, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 ट्रायंगल थ्योरम से। तो एंगल B और एंगल C की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 90 डिग्री, ये आपकी आ जाएगी 90 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप देखें, क्योंकि ये और ये लाइन इक्वल है तो ये दोनों एंगल जो हैं, ये वाले एंगल ये और ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी डी और सी में ये वाला एंगल कितना है 90। ठीक है फ्रेंड, तो इसको देखिए एंगल बी डी ई, अगर हम देखेंगे एंगल बी डी ई ये वाला, प्लस फिर एंगल ई, एंगल डी और एंगल सी, एंगल ई, एंगल डी और एंगल सी, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा। क्योंकि इक्वेशन 1 से देखिए ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल बी प्लस सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डी ई प्लस ई डी सी। ठीक है फ्रेंड, तो आप एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एंगल बी डी ई प्लस में एंगल ई डी सी। ठीक है फ्रेंड, एंगल ई डी सी।
क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो आपका एंगल बी और आपका एंगल कौन सा BDE ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल C की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एंगल EDC के। ये वाला जो एंगल है, एंगल C की जो वैल्यू है ये x है, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, एंगल EDC के। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाले इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये वाले ट्रायंगल में ये वाली लेंथ EC, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, EC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ED। ठीक है फ्रेंड, EC इक्वल टू ED हो गया। और हमको पहले से क्या पता है, हमको ये पता है कि जो ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ इक्वल है। तो अगर हम पूरा देखें तो एंगल EC इक्वल टू क्या होगा, ED इक्वल टू क्या होगा, EB। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो एंगल EB और EC ये इक्वल है। ठीक है फ्रेंड, अगर इक्वल है और दोनों का सम क्या है, 4 है, तो दोनों का अलग अलग कितना मेजरमेंट होगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो लेंथ निकल के आ जाएगी क्या आ जाएगी, 2। थोड़ा हौच पौच हो गया, आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 3 ब्रैकेट में x + 63 + 640 पूरी तरह 17 से विभाजित हो। इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3x + 63 × 3 क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 189 फिर + 640। इसको आप ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x + 829। तो इसमें आपको ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड, तो 829 में क्या ऐड करें और x की वैल्यू क्या पुट करें कि वो 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अगर हम 850 को देखें तो ये वैल्यू पूरी तरह 17 से भाग हो रही है। ठीक है फ्रेंड, तो 850 बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 7। अभी क्या होगा आपका 7 × 21 + 829, ये आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 850। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूरी तरह 17 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब 7 हमारा सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज एसेंशियली एन एक्सकर्शन थ्रू। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, समस्या परिच्छेद के माध्यम से, जिसे हम प्रॉब्लम स्पेस भी कहते हैं। प्रॉब्लम स्पेस होता क्या है, प्रॉब्लम स्पेस एक पूरी रेंज होती है जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के स्टेप की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिफाइन प्रॉब्लम, उसके बाद जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट है इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, फिर अगला क्या है, डिसाइड ऑन अ सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट क्या है, इंप्लीमेंट दी सॉल्यूशन, और सबसे लास्ट क्या होता है, इवेल्युएट आउटकम्स। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यम 28.5 है तो x और y के मान क्रमशः हैं। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5। द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। आपको कुल बारंबारता कितनी दी है, 60 टोटल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसका आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ 5 होगा, फिर इसमें +x हो जाएगा, तो 5 + x, फिर ये वाली वैल्यू में +20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 25 + x, फिर ये वाली वैल्यू में 15 जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40 + x, फिर ये वाली वैल्यू में y जोड़ देंगे, तो x + y + 40, फिर ये वाली वैल्यू में 5 और जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x + y + 45। क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया है 60, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 60। तो यहाँ से x + y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, ये आपकी निकल के आ गई 15। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, x + y की वैल्यू 15 निकल के आ गई। और हम मीडियन की बात करें तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्वल टू होता है i प्लस बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट n/2 माइनस CF छोटा ब्रैकेट बंद डिवाइड किससे होगा, f से बड़ा ब्रैकेट बंद फिर इंटू h। यहाँ पे i क्या है, i
लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। फिर n की वैल्यू क्या है, वो नंबर ऑफ जितने ऑब्जर्वेशन आपको दिया है, ठीक है फ्रेंड। फिर अगर हम CF की बात करेंगे तो CF क्या होता है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। फिर F क्या होता है, F हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है फ्रेंड। और H क्या होता है, क्लास साइज। तो क्योंकि आपको यहाँ पे बंटन का माध्यम मीडियन 28.5 दिया है, तो ये कहाँ आएगा, ये 20 से 30 की रेंज में आएगा, ठीक है फ्रेंड, 20 से 30 की रेंज में आएगा। तो यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20। फिर एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू 60 दिया है कुल टोटल, ठीक है फ्रेंड। फिर अगर बात करें CF की वैल्यू, CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू हमारी होगी, हमने जो यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकाली थी, 5 + x, इसके पहले वाली। तो n की वैल्यू यहाँ पे 60, CF की वैल्यू क्या होगी 5 + x। फिर उसके बाद h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू हमारी क्या होगी 10। इसमें कितना गैप है, ठीक है फ्रेंड, सब में 10 का गैप है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, h कहते हैं। तो h की वैल्यू 10, सारी वैल्यूज आपको यहाँ पुट करना है। m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया ही है, तो आपका यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, आप सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8। तो x की वैल्यू आ गई। और स्टार्टिंग में जो हमने इक्वेशन बनाया था x + y = क्या था, ये वैल्यू हमारी थी कितनी, 15। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 रख देंगे, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7, यही हमारा सही उत्तर है। तो ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन डी में, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में पेंट को 74128 लिखा जाता है और एक्सेल को 93596 से, तो उसी कोड में एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे अगर पेंट की बात करें तो पेंट को क्या लिख रहा है, 74128। पेंट की बात करेंगे तो ये 7 है, ये 4 है, ये 1 है, 2 8। इसी तरह एक्सेल को क्या लिख रहा है, एक्सेल को लिख रहा है क्या, 9 3 5 9 6। तो जितने अल्फाबेट है उनको किस नंबर से लिख रहा है, ठीक है फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा। अब एक्सेप्ट की बात करेंगे तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर सी का मतलब क्या है, सी का मतलब 5, ठीक है फ्रेंड, तो 5 5। फिर ई का मतलब क्या है, ई का मतलब 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर लास्ट में टी है, टी का मतलब क्या है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 5 5 9 7 8। ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया ऑप्शन ए में, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 खंबे P Q R S T U तथा W इस प्रकार लगाए गए हैं कि अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है। पहले 2 खंबे P और Q के बीच में दूरी 10 मीटर है। पहले खंबे P तथा अंतिम खंबे V के बीच कितनी दूरी है। तो 7 खंबे बना लेंगे, ये P है, Q R S T U V, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ P Q R S T U V, P Q के बीच की दूरी कितनी है 10। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ेंगे 1 1 मीटर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 होगा, फिर 1 और कम हो जाएगा 8 होगा, 1 और कम हो जाएगा 7 होगा, फिर 6, इसी तरह 5। अब आपसे पूछ रहा है P और V के बीच में कितनी दूरी है, तो इन सभी को आप जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 45, ठीक है फ्रेंड, 45 मीटर आ जाएगा। तो ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराभाषा पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज होती क्या है, बिना बोले अपनी बातों को एक्सप्रेस करना। वो हम कैसे करते हैं, वो
हम वॉइस क्वालिटी से करते हैं, फिर उसके बाद स्पीच रेट से करते हैं, फिर पिच से करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर हम ऑप्शन बी की बात करेंगे, मौखिक अंतःक्रिया, वर्बल इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें आवाज तो निकलती नहीं है। ठीक है फ्रेंड, मतलब बिना बोले हम अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम और भी बोले तो इन तीनों के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, पिच, ये सब किसके पार्ट हैं? पैरा लैंग्वेज के। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर मैट्रिक्स को पूरा करता है? तो अगर हम इसको देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 45। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 10। ठीक है फ्रेंड, तो 10 सिर्फ ऑप्शन बी में ही दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घन के सभी फलकों को इस प्रकार से पेंट करने के लिए कि किन्हीं दो संलग्न फलकों के रंग समान ना हो, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता है? द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स required to paint all faces of a cube that no two adjacent faces may have the same color is। अगर हम क्यूब की बात करें, घन की बात करें, तो घन में कितने फेस या फलक होते हैं? 6। उन 6 फलकों को, फेसेस को हमको इस तरह से पेंट करना है कि अगल बगल के जो फेसेस है उसमें सेम कलर ना हो। अगर हम ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों को एक कलर से कर दें, जो कि आमने सामने है, ना कि अगल बगल, तो एक कलर ये हो गया। फिर उसके बाद ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसमें एक कलर कर दें तो ये भी आमने सामने है, ना कि अगल बगल, 2 कलर की जरूरत हो गई। फिर उसके बाद ये वाला फेस, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये भी आमने सामने है, ना कि अगल बगल, तो एक कलर इसमें हो गया। तो मिनिमम 3 रंगों की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमको कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है? विथ रेफरेंस टू डिसीजन मेकिंग विच स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट? पहला क्या है? मानवीय तार्किकता सीमित है, मीन्स ह्यूमन रैशनैलिटी इज लिमिटेड, ये हमारा सही है। फिर दूसरा क्या है? कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है, ये भी हमारा सही है। एनी इंडिविजुअल कैन इम्प्रूव हिज डिसीजन मेकिंग थ्रू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही क्या होता है? हम इम्प्रूव होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा क्या होगा? दोनों कथन सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नंबर ऑफ द सीरीज? तो ये सीरीज में देखिए आप, तो ये सब क्या चल रहा है? क्यूब चल रहा है। 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, 4 का है, 5 का है। तो अगली सीरीज क्या होगी? 6 का, 7 का, इस तरह। तो अगर 256 की बात करें तो 256 किसी का क्यूब नहीं होता। 512 किसका होता है? 8 का क्यूब होता है। 1000 किसका होता है? 10 का क्यूब होता है। और 729 ये किसका होता है? 9 का क्यूब होता है। मीन्स ये तीनों सीरीज के पार्ट होंगे। ऑप्शन ए सीरीज का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या है? चेस्ट है, फोरहेड, स्टोमक, ईयर, लेग, चिन। तो सबसे पहले क्या होगा? फोरहेड मीन्स दूसरा। उसके बाद क्या होगा? ईयर, चौथा। फिर क्या होगा? चिन, छठवा। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा? चेस्ट, पहला। फिर उसके बाद क्या होगा? स्टोमक, पेट, तीसरा। और सबसे लास्ट में क्या होगा? लेग, पांचवा। तो ये ऑर्डर आपको कहाँ दिया है? ये दिया ऑप्शन बी में। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 तो 1 माइनस ए क्यूब प्लस 1 माइनस बी क्यूब प्लस 1 माइनस सी क्यूब माइनस 3 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी का मान है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है। अगर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो सिंपली आपको सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो आपका मान जो क्या आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 0 कहाँ दिया आपको? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक
मेथड ऑफ इफेक्टिंग बिहेवियरल चेंज, तो उसको हम क्या कहते हैं, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। इन एन एग्जामिनेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। या वो मार्क्स दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपसे क्या निकालने कह रहा है, इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, मीन्स मोड। मोड क्या होता है, जो ज्यादा रिपीट हो, मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। तो हम 40 से 55 के बीच में मोड निकालेंगे। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू होता है ये आई प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ पे क्या होता है H। ठीक है फ्रेंड, H होता है। यहाँ पे I क्या है, I आपको पता है क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यू होती है। ठीक है फ्रेंड, मीन्स 40। फिर अगर F1 की बात करें तो F1 यहाँ पे क्या है, F1 हमारा 7 है। फिर F0 की बात करें तो F0 कहाँ है हमारा, F0 जो पहली वैल्यू होती है 3, ये F0 है, ये F1 है और ये क्या होगी F2। तो सारी इस वैल्यू पुट करना है। और यहाँ पे H की वैल्यू क्या होगी, जो साइज होता है, डिफरेंस क्या है सबके बीच में 15 का, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। H की वैल्यू 15 है, F0 की वैल्यू 3 है और F1 की वैल्यू 7 है, F2 की वैल्यू 6 है और I की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 40। तो सिर्फ सारी वैल्यूज आपको पुट करना है। यहाँ पे मोड की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 52 आपकी मोड की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर है। तो ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को चुने, चूज द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। अगर हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की बात करें तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। ठीक है फ्रेंड, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 नवंबर क्या है, कौन सा दिन होता है, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था। और 26 जनवरी क्या है, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट मीन्स लागू किया गया था। 14 नवंबर कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं होता, तो ये क्या होगा, ये ऑड होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि एक्स रेशियो वाई क्या है 1:2 तथा वाई रेशियो जेड क्या है 3:5, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x प्लस 3y प्लस जेड का संभव मान होगा। तो रेशियो आपको अलग अलग दे रहा है। ठीक है फ्रेंड, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू कितनी है 1:2 और वाई रेशियो जेड की वैल्यू कितनी है, ये आपकी है 3:5। अगर आपको अलग अलग निकालना हो तो उसका मेथड क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई फिर वाई जेड इक्वल टू क्या होगा 1:2, फिर यहाँ पे आप क्या लिखते हैं 3:5। ये वाली वैल्यू आप यहाँ लिखते हैं और ये वाली वैल्यू यहाँ लिखते हैं 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड का अलग अलग रेशियो निकल के आ जाएगा। एक्स का क्या आएगा, एक्स का 3, वाई का क्या आएगा 6 और जेड का क्या आएगा 10। ये अलग अलग आपका आ गया। अब इस वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे इसमें तो देखिए 5 × 3 माइनस 3 × 6 और जेड की वैल्यू क्या है 10। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है 7। तो उसमें 7 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो 196 ऐसा है जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इसमें 7 का रेशियो है। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही संभव मान होगा। अगला क्वेश्चन है, अंत व्यक्तित्व संघर्ष का सबसे अधिक उद्भिद स्रोत है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सिटेड सोर्सेज ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज। तो सबसे खराब कौन सा है, पुअर कम्युनिकेशन, जिसमें ना तो फीडबैक सही से आता है ना तो बात समझ में आती है। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कमजोर संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विषम है, चूज द पेयर ऑफ नंबर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो अगर आप चारों ही ऑप्शन देखें तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 168। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 168
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 168, ठीक है फ्रेंड। लेकिन अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 168 नहीं आएगा, कितना आएगा, ये आपका आएगा 204, जो कि अलग है, ठीक है फ्रेंड। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, सोहन का मुंह किस दिशा में है। तो ये मान लीजिए मोहन है, ये सोहन है, ये दोनों एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। अब आपसे क्या कह रहा है कि मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, मीन्स कौन से डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये मान लीजिए ये मोहन का राइट डायरेक्शन है और ये वाला लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर शेडो पड़ रही है तो सन कहाँ होगा, सन यहाँ होगा, जहाँ पे सन होगा वहाँ क्या होगा, ईस्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इधर क्या होगा हमारा, नॉर्थ होगा, और इधर क्या होगा, साउथ होगा। तो सोहन का मुंह किस दिशा में है, साउथ में, मीन्स दक्षिण में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, समस्या पर निंद्रा एक प्रकार है, स्लीपिंग ऑन अ प्रॉब्लम इज अ फॉर्म ऑफ। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, उद्भवन का, जिसे हम इनक्यूबेशन भी कहते हैं। इनक्यूबेशन क्या होता है, क्रिएटिव और प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रोसेस जो कि आउट ऑफ वर्क टाइम में हो रहा है। मान लीजिए हमारा ऑफिस टाइम है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उस टाइम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन जब हम घर आते हैं, लेटते हैं, तो उस टाइम अगर हमें कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए तो वो उसको हम क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन, ठीक है फ्रेंड। जो मैक्सिमम सोते टाइम में भी आता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे हम सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, तो उस टाइम जो हमें सोल्यूशन मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, यदि एबीसी एक समद्री बाहु त्रिभुज है जिनमें AB इक्वल टू AC और E और F क्रमशः BC और AC पर ऐसे बिंदु हैं कि AE इक्वल टू AF, यदि एंगल BAE इक्वल टू 40 डिग्री तो एंगल FEC बराबर है। तो फिगर आपके सामने बना है, ये ABC क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसमें कि दो साइड बराबर होती हैं, AB और AC। तो अगर साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, थीटा थीटा। फिर उसके बाद E और F BC और AC पे ऐसे पॉइंट हैं कि AE इक्वल टू AF, BC पर E पॉइंट है और AC पे F है। इस तरह है कि AF इक्वल टू क्या है, AE, ठीक है फ्रेंड। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे, ठीक है फ्रेंड। इसको हम x मान लिए, दोनों x हैं। अब अगर हम ट्रायंगल की एक्सटीरियर थ्योरम से देखें तो ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों एंगल के सम, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम ये वाले एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के सम और ये वाले एंगल के सम। तो ये वाला एंगल हम मान लिए y और ये मान लिए थीटा। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y प्लस थीटा। अगर ये वाले x की वैल्यू y प्लस थीटा है तो ये वाले x की भी तो वही होगी, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है फ्रेंड। तो x की वैल्यू हमारी आ गई y प्लस थीटा। अब अगर हम टोटल एंगल की बात करेंगे, टोटल ये वाले एंगल की, एंगल AEC, तो ये क्या होगा, ये दोनों एंगल का सम होगा x प्लस वाई का, ठीक है फ्रेंड। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे y प्लस थीटा प्लस वाई, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस थीटा, 2y प्लस थीटा, ये पूरे एंगल की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड, ये वाले पूरे की वैल्यू। अब यहाँ भी एक्सटीरियर थ्योरम लगेगी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के सम के, ठीक है फ्रेंड। तो 2y प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 प्लस, सॉरी यहाँ 40 होगा प्लस थीटा, तो यहाँ से थीटा थीटा कट गया, तो 2y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 20। यही एंगल की वैल्यू आपसे पूछा था, ठीक है फ्रेंड। कौन से एंगल की, एंगल FEC की। तो ये वाले एंगल की वैल्यू हमारी आ गई 20, तो 20 कहाँ है, 20 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन है क्या है, असर्शन, संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सही है इसका कारण क्या दिया है, चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता। इसका कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता तो सिग्नल सही से नहीं आ पाता, ठीक है फ्रेंड।
सिग्नल रुक रुक के आते हैं, इसलिए संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोनों सही है और कथन जो ए है और का कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या, सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए। दोनों ए तथा आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम ऑप्शन सी देखें, नॉर्मल, यहाँ पे एम है लेकिन प्रोफेशनल में एम नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो नॉर्मल शब्द नहीं बनाया जा सकता, यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सक्षमता, संपन्नता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस एंड ऑटोनॉमी एंड इफेक्टिव रिपर्ट्योर ऑफ विच स्किल्स आर नेसेसरी। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, अंतःवैयक्तिक कौशलों का, जिसे हम इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं। इंटरपर्सनल स्किल हमको कब जरूरत पड़ती है, जब कम्युनिकेशन या बातचीत दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रही है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, कथन स्टेटमेंट क्या है। क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए। इसका तर्क, आर्गुमेंट क्या दिया है। पहला क्या है, हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा, मीन्स कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ये गलत है, कंपटीशन खत्म नहीं होगा। दूसरा क्या है, नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए, मीन्स उनकी चॉइस होनी चाहिए, हमारा सही है। तो पहला हमारा तर्क गलत है, दूसरा तर्क सही है। तो इसका हम देख लेंगे, इसका हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, केवल तर्क दो सशक्त है। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। यूज ऑफ एनालॉजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, तकनीकों का उपयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था, मीन्स पास्ट में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ा और इससे 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। निर्धारित गति है, यूजुअल स्पीड आपसे पूछ रहा है। एज्यूम कर लीजिए कि यूजुअल स्पीड x है और बढ़ाने के बाद स्पीड y हो जाती है। तो y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 250। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि 250 बढ़ा दे रहा है। फिर अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना लेट है, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 0.5 आवर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1500 अपॉन में पहले वाली स्पीड माइनस 1500 अपॉन में दूसरी वाली स्पीड, जो कि y के टर्म में होंगे। तो y की वैल्यू क्या है, x प्लस 250। तो x प्लस 250 और टाइम की वैल्यू क्या है 0.5 मीन्स 1/2। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमको कहाँ दिया है, ये दिया है हमको ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है ऑब्लिक है। विच ओपिनियन इज ऑब्लिक आर इज टू बी फॉलोड। कथन क्या है, कुछ फल फूल हैं। तो फिगर बना लेंगे, मान लीजिए ये हमारे क्या है, फल हैं और ये हमारे क्या है, फूल हैं। ठीक है फ्रेंड, ये फल हैं और ये क्या है, फूल हैं। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, कोई फूल नाव नहीं है। तो नाव को अलग बना लेंगे, यहाँ पे ये है नाव। ठीक है फ्रेंड, ये है नाव। फिर आपसे क्या कह रहा है, सभी नाव नदी है। तो सभी नाव नदी हम कैसे बनाते हैं, इसके बाहर एक सर्किल से। ये वाला किसका होगा, ये हमारा नदी का होगा। अब निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या बता रहा है, कुछ फल नदी हैं। फल और नदी का कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत है। फिर क्या कह रहा है, कुछ नदियां नावें हैं। कुछ नदियां नावें, ये हमारा सही है। फिर तीसरा क्या है, कुछ नदियां फल हैं। नदी और फल का कोई संबंध नहीं है, तो गलत है। फिर फोर क्या है, कुछ फूल फल हैं। जैसे कुछ फल फूल है वैसे ही कुछ फूल फल हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा।
तो निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष चौथा हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेंगे ये कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन सी में। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है? विथ रेफरेंस टू द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो पहला क्या है, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता। एन इफिशिएंट कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, ये सही है। दूसरा क्या है, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज इफिशिएंट, मतलब वाइस वर्सा, ये दोनों सही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों हमारा सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, एक और दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि टैलेंट का कोड क्या है XEPIRX, तो आप सर्च को कैसे कोड में लिखेंगे? ठीक है फ्रेंड, तो अगर टैलेंट को हम XEPIRX लिखते हैं तो टी का मतलब X हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह आपको दिया है। बाकी सभी में देखिए +4 है, यहाँ पे इसको +4 करेंगे तो E आएगा, L में +4 करेंगे तो P आएगा, इसी तरह सब में +4 करेंगे तो ये लेटर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब सर्च में भी क्या होगा, हर में +4 आपको करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर S में +4 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा W, E में करेंगे I, A में करेंगे तो E, R में करेंगे V, C में करेंगे G और H में करेंगे L। तो ये WIEVGL ये आपको कहाँ दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन डी में। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है। द ऑप्टिमल वे ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना। ठीक है फ्रेंड, टू बैलेंस कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अनुपात 23:22 हो तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त का व्यास होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपसे क्या पूछ रहा है, इनर सर्किल का डायमीटर पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये आउटर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है और ये इनर है, इसका रेडियस स्मॉल आर। ठीक है फ्रेंड, अब आपसे क्या कह रहा है, बाहरी तथा भीतरी परिमापों मीन्स पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो सबसे पहले बाहरी का लिखेंगे 2π कैपिटल आर अपॉन में भीतरी का 2π स्मॉल आर। इसका रेशियो कितना दिया है, 23 अपॉन में 22। तो 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका रेशियो आपका क्या आ गया, 23/22। ठीक है फ्रेंड, चौड़ाई आपको क्या देगा, 5 मीटर, तो चौड़ाई ये वाली होगी। तो चौड़ाई ये कैसे निकलेगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये वैल्यू क्या आपकी हो जाएगी 5। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाले इक्वेशन में आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे। कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, 23 आर अपॉन में 22। ये वैल्यू आप यहाँ पे कैपिटल आर की पुट करेंगे यहाँ पे, तो स्मॉल आर की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 110। ठीक है फ्रेंड, ये तो रेडियस है, लेकिन आपसे डायमीटर पूछ रहा है। कई लोग जल्दीबाजी में ऑप्शन बी टिक कर दिए होंगे 110। ठीक है फ्रेंड, इसका डबल करेंगे तो डबल हमारा क्या हो जाएगा, 220 मीटर हमारा क्या आ गया, डायामीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमको कहाँ दिया है, ये हमको दिया है ऑप्शन सी में। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, ड्यूमा का संबंध रूस से उसी प्रकार है जिस प्रकार शोरा का संबंध, ड्यूमा क्या है, वो रूस की संसद का नाम है और शोरा कहाँ की संसद का नाम है, अफगानिस्तान का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल emphasizes ऑन डायनामिज्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 8 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य था। तो हम एज्यूम कर लेंगे कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में कितना है, 100। ठीक है फ्रेंड, 100 है, इसको हम 100 लिख लेंगे। अब कंडीशन क्या है, यदि उसने इसे 4% कम पे खरीदा होता, 4% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96।
ठीक है फ्रेंड, और 8 रुपये अधिक बेचने को उसे 25% लाभ मिलता। तो इसका अगर 25% करके हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 96 प्लस 96 इंटू 25/100, ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 120। तो ये वैल्यू आ गई 120। ठीक है फ्रेंड, अब इनिशियल में देखिए 16% लाभ पर बेचती है। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस क्या है, 116, क्योंकि 16% लाभ। तो ये एक सेलिंग प्राइस है और एक ये सेलिंग प्राइस 120। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। ठीक है फ्रेंड, 4 आ रहा है जो कि 100 के इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस के। ठीक है फ्रेंड, अगर 4 100 के इक्वल है तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के 100/4, और 8 रुपये अधिक बेच रही है ना, तो यहाँ इंटू 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 200। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस कितना था, 200। तो ये आपको कहाँ दिया, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू, तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व, जिसे हम इंटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अगर हम इस सीरीज की बात करेंगे तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब -1। 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का क्यूब -1। फिर 124 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का क्यूब -1। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि क्यूब करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो हमको नंबर मिलता जाएगा। लेकिन अगर हम 28 की बात करें तो यहाँ पे अगर 3 का क्यूब -1 करते हैं तो ये हमारा 26 आता है। ठीक है फ्रेंड, 26 होना चाहिए लेकिन लिखा है 28, तो यही हमारा क्या है, गलत संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसोसिएटेड विद, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। अब सारी चिंतन है जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, हमारी सोच का विस्तार का दायरा बढ़ जाता है, मीन्स एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है, विवाद सदैव समाहित करता है। कंट्रोवर्सी ऑलवेज इन्वॉल्व, तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, मतभेद। जहाँ पे डिसएग्रीमेंट होगा मीन्स दो लोगों की बात डिफरेंट होंगी, उन दोनों की बातों में क्या होगा, अलग अलग राय होगी, या दोनों के आइडियाज या फिलोसफी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, वहां क्या होगा, मतभेद ज्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण में व्यस्त होता है। What approximate percentage of individual working hours is engaged in interpersonal communication? Interpersonal communication दो अलग अलग लोगों के बीच में होता है, मीन्स हम दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने में कितना टाइम लगाते हैं। तो एक्सपर्ट्स ने कितना दिया है, 80 से 90%, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए।